अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ डिजीज़ अफेक्टिंग रीनल ट्यूब्यूल्स एंड इंटरस्टिशियम। अब जब हमने रीनल पैथोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट किया था तो उसमें हमने डिजीज़ अफेक्टिंग द किडनी या डिजीज़ अफेक्टिंग द रीनल सिस्टम जो है उनको क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ द साइट या पार्ट ऑफ द किडनी अफेक्टेड बाय दीज डिजीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी ग्लोमेरुलाई की कि वो डिजीज़ जो ग्लोमेरुलाई को अफेक्ट करती हैं वो उनके लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। और अब हम पढ़ने लगे हैं कि वो डिजीज़ जो रीनल ट्यूब्यूल्स को और किडनी इंटरस्टिशियम को अफेक्ट करती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ आ जाती है जिसे हमने फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा था कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ किडनी। एक स्ट्रक्चर मुतासिर हुआ डिजीज़ से तो दूसरा स्ट्रक्चर भी मुतासिर होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर किडनी के रीनल ट्यूब्यूल्स में कोई डिजीज़ हुई है तो ऑब्वियसली किडनी की इंटरस्टिशियम जो है उसमें भी कोई ना कोई डिजीज़ हो जाएगी। ठीक है, और इन तमाम तर डिजीज़ को हम कहते हैं ट्यूब्यूलो इंटरस्टिशियल डिजीज़। ठीक है, लेकिन ये जो डिजीज़ हैं जो अफेक्ट करते हैं ट्यूब्यूल्स एंड इंटरस्टिशियम को, उनमें ग्लोमेरुलाई अफेक्ट नहीं होता। प्राइमरी जो है इन डिजीज़ में रीनल ट्यूब्यूल्स और इंटरस्टिशियम में इफेक्ट होते हैं। ग्लोमेरुलाई अगर इफेक्ट होना होता है तो सिर्फ उस कंडीशन में इफेक्ट होता है अगर ये डिजीज़ बहुत स्वेयर फॉर्म इख्तियार कर जाए या बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाए। तो डिजीज़ जो इफेक्ट करती हैं रीनल ट्यूब्यूल्स को और इंटरस्टिशियम को, उसकी दो वजूहात होती हैं। ये भी पहले लेक्चर में पढ़ा था कि वेरियस टॉक्सिन और स्कीमिया जो है इट कॉजेज द डैमेज टू द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड रीनल इंटरस्टिशियम। ठीक है, सो ड्यू टू टॉक्सिन एंड स्कीमिया जो हमारे पास रीनल डिजीज़ आती है उसमें होती है एक्यूट ट्यूब्यूलर इंजरी एंड एक्यूट किडनी डिजीज़। लेकिन इसके अलावा कुछ डिजीज़ हैं ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड इंटरस्टिशियम जो वेरियस बैक्टीरिया की वजह से हो सकती हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। एंड दीज डिजीज़ आर नेम्ड एज TIN ट्यूब्यूलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। अब ट्यूब्यूलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसकी भी दो वजूहात होती हैं कि या तो बैक्टीरियल वजह हो सकती है या नॉन बैक्टीरियल वजह हो सकती है। अगर इसकी वजह नॉन बैक्टीरियल है तो इसके लिए एक टर्म स्पेसिफाई की गई है, डेट इज़ इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। ठीक है, कि इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस के केस में अगर बैक्टीरिया वजह नहीं है, नॉन बैक्टीरियल है, तो उसकी वजह जो है डिजीज़ की कोई ड्रग भी हो सकती है, हाइपोकलीमिया कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, रेडिएशन भी हो सकती है और वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से बैक्टीरियल कोज है तो उसके अंदर हमारे पास जो डिजीज़ आती है डेट इज़ पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलो जो है इट इज़ अ टर्म जो यूज़ होती है इन द केस ऑफ द रीनल पेल्विस। ठीक है, आइटिस वो हमेशा इन्फेक्शन के लिए टर्म यूज़ होती है विच मीन्स कि रीनल पेल्विस जो है जहाँ पे तमाम तरह कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो है वो आकर ड्रेन करते हैं, उसका इन्फेक्शन जो है डेट इज़ नोन एज पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, अब पाइलोनेफ्राइटिस को हम क्लासीफाई करते हैं दो चीज़ों पे, एक एक्यूट एक क्रोनिक। ठीक है, किस बुनियाद पे? डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट। अब इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट क्या होता है ये भी हमने थर्ड ईयर में इन्फ्लेमेशन के टॉपिक में पढ़ा था कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन जो है एक फ्लूइड जो है वो ब्लड वेसल से निकल के बाहर आ जाता है इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस। ठीक है, उसको हम एक्सुडेट कहते हैं। ठीक है, तो उस फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स पे, उसके फीचर्स की बुनियाद पे हम क्लासीफाई करते हैं पाइलोनेफ्राइटिस को इनटू एक्यूट एंड क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस। अब पहले हम एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस को डिस्कस कर लेते हैं। इंशाल्लाह क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस जो है वो अगले लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। एक्यूट जो है वो टर्म यूज़ होती है फॉर द सडन ऑनसेट, और पाइलोनेफ्राइटिस जो है इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ द रीनल पेल्विस। और क्योंकि रीनल पेल्विस का इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो यहाँ पे सप्यूरेशन भी देखने को मिलेगी, इन्फ्लेमेशन भी होगी, एब्सेस की फॉर्मेशन भी होगी और पस की भी फॉर्मेशन होगी। और एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस की जो कॉज है डेट इज़ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, अब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो सकती है या लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में किडनी और उसके पार्ट्स का इन्फेक्शन इंक्लूड होता है, जबकि लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में किडनी से नीचे वाले तमाम तरह पार्ट्स से उनका इन्फेक्शन यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल हेयर इन द केस ऑफ द पाइलोनेफ्राइटिस ये अपर यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन है क्योंकि यहाँ पे रीनल पेल्विस का इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, लेकिन इन द केस ऑफ लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, फॉर एग्जाम्पल अगर ब्लैडर का इन्फेक्शन होगा इट वाज नॉन एज सिस्टाइटिस। प्रोस्टेट ग्लैंड का अगर इन्फेक्शन होगा देन इट इज़ नोन एज प्रोस्टाइटिस। अगर यूरिथ्रा का इन्फेक्शन होगा देन इट इज़ नोन एज यूरिथ्राइटिस। ठीक, अब एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो कौन कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? ठीक है, तो ये एंटेरिक ग्राम नेगेटिव रोड्स या ग्राम नेगेटिव बेसिलाई की वजह से होता है, विच इंक्लूड्स द एस्क्रीशिया कोलाई, प्रोटियस, क्लेप्सिला, एंटीरोबैक्टर, स्यूडोमोनास, और कुछ केसेस में या तो स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टाफाइलोकोकाई बैक्टीरिया जो है वो भी इस इन्फेक्शन की वजह बन सकते हैं।
एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस के केस में जो इन्फेक्शन होता है वो रिकरेंट इन्फेक्शन होता है कि एक मरतबा इन्फेक्शन हुआ, एक दफ़ा इफेक्ट हुआ, एक दफ़ा डिजीज़ हुई, उसके बाद बंदा रिकवर कर गया। रिकवर करने के बाद बीच में एक पीरियड आया ऑफ रिकवरी के पीरियड के बाद दोबारा से इन्फेक्शन डेवलप कर लिया गया, ठीक है। तो ये रिकरेंट है, जिसके अंदर बार बार इन्फेक्शन जो है दोबारा डिवेलप हो सकता है। नाउ व्हाट इज़ पैथोजेनेसिस इन द केस ऑफ एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस या एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस जो है वो किस वजह से डिवेलप करता है। तो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस बेसिकली ये है क्या, इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ द रीनल पेल्विस, ठीक है। इन्फेक्शन किसकी वजह से हुआ कि ग्राम नेगेटिव एंटेरिक रोड्स या बेसिलाई की वजह से। तो ग्राम नेगेटिव रोड्स या एंटेरिक बेसिलाई जिसे हम कहते हैं, इन बैक्टीरिया को रीनल पेल्विस तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं कि या तो वो ऊपर से ब्लड के थ्रू यहाँ पहुँच जाए या नीचे से यूरेथ्रा के थ्रू वो एंटर करके यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है। तो पहला हम देख लेते हैं, डेट इज़ हिमेटोजीनस इन्फेक्शन, ठीक। कि बैक्टीरिया जो है वो बॉडी में एंटर हुआ। अब जब बैक्टीरिया बॉडी में एंटर हुआ तो उसने वहाँ पे सेप्टिसीमिया कोज किया। अब जब बैक्टीरिया बॉडी में एंटर हो गए तो उसने वहीं पर तो नहीं रहना, वो बैक्टीरिया जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा वहाँ ब्लड के साथ वो बैक्टीरिया मूव करेगा। और ऑब्वियसली बात है, पूरी बॉडी का ब्लड हो के यहाँ से हो के उसने पूरी बॉडी के ब्लड ने किडनी में तो एंटर होना है। तो यहाँ पे हिमेटोजीनियस रूट के थ्रू ये जो बैक्टीरिया है, एंटेरिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंटर हो जाएंगे इन द किडनी, फिर ऑब्वियसली वो रीनल पेल्विस में एंटर हो जाएंगे और रीनल पेल्विस में जाके वो अपना इन्फेक्शन कर सकते हैं। एंड दिस इज़ नोन एज हिमेटोजीनस इन्फेक्शन, ठीक है। लेकिन ये हिमेटोजीनस इन्फेक्शन जो है ये लेस कॉमन है एज कम्पेयर टू द असेंडिंग इन्फेक्शन। असेंडिंग इन्फेक्शन क्या है, ये दूसरा रास्ता है बैक्टीरिया का टू रीच द रीनल पेल्विस, नीचे से लेकर ऊपर तक के बैक्टीरिया जो है वो यूरेथ्रा के थ्रू एंटर हुआ, ठीक है। अब जब बैक्टीरिया यूरेथ्रा के थ्रू एंटर होगा तो यूरिनरी ब्लैडर जो है उसकी एपिथेलियम जो है उसको हम कहते हैं यूरोथीलियम, ठीक है। बैक्टीरिया ने अब एंटर होने के बाद यूरोथीलियम पे अटैच होना है, वहाँ पे जाके चिपकना है, विच इज़ नोन एज प्रोसेस ऑफ अडहेशन। तो पहला स्टेप क्या होगा इन द केस ऑफ असेंडिंग इन्फेक्शन, वो होगा अडहेशन का, ठीक है। कि बैक्टीरिया आया नीचे से फ्रॉम द यूरेथ्रा एंटर हुआ और फिर आके यूरिनरी एपिथेलियम जिसको हम यूरोथीलियम कहते हैं वहाँ पर आके अटैच हो गया। और ये जो अडहेशन है, ये अटैचमेंट है, ये डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे, या तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द यूरोथीलियम पे, या दूसरी जो चीज़ है फिम्बरिया ऑफ बैक्टीरिया जो है वो भी ऐड करते हैं इस तरह के अडहेशन को। अब बैक्टीरिया की अडहेशन हो गई, बैक्टीरिया ने अपने कदम जो है जमा लिए, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा कि बैक्टीरिया जो एंटर हुआ वो एक बैक्टीरिया था, ठीक है। अब बैक्टीरिया ने यहाँ पे कॉलोनाइज करना, तो दूसरा स्टेप क्या है, कॉलोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो जब बैक्टीरिया कॉलोनाइज करेगा तो वो एक बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई हो गए मज़ीद मल्टीपल बैक्टीरिया बना देगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉलोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया, जो होती है ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप भी हो गया कॉलोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। अब क्या करना है कि बैक्टीरिया जो है उसकी कॉलोनीज ने ऊपर की तरफ असेंड करना है, ठीक है, ऊपर की तरफ जाना है ताकि वो रीनल पेल्विस तक पहुँच के इन्फेक्शन कर सके, ठीक है। यूरिन जो है वो आना होता है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो बैक्टीरिया ने मूव करना है अगेंस्ट द यूरिनरी फ्लो, ठीक है। तो अगेंस्ट द यूरिनरी फ्लो बैक्टीरिया जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, करता रहेगा अनटिल वो यहाँ पे रीनल पेल्विस तक पहुँच जाए और रीनल पेल्विस पे जाकर वो अपना इन्फेक्शन कर दे। अब यहाँ पे तमाम तरह वही बातें डिस्कस हुई हैं कि दो तरह के होते हैं, एक असेंडिंग इन्फेक्शन, एक हिमेटोजीनस इन्फेक्शन। हिमेटोजीनस इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है कि बैक्टीरिया जो है वो लाया गया थ्रू द ब्लड टू द किडनी टू द रीनल पेल्विस, ठीक है। किन कंडीशन में होता है, सेप्टिसीमिया की कंडीशन में होता है, एंडोकार्डाइटिस के केस में होता है, ठीक है। और स्प्रेडिंग ऑफ बैक्टीरिया बाय द प्रोसेस ऑफ बाय द इम्प्लांटेशन ऑफ द सीडलिंग्स, ठीक है। दूसरा जो हमने पढ़ा था दैट इज असेंडिंग इन्फेक्शन, नीचे से लेकर ऊपर तक। पहला था कि अडहेशन जो दैट वाज एडेड बाय फिम्बरिया एंड यूरोथीलियम, ठीक है। फिर कॉलोनाइजेशन हुई थी, ग्रोथ हुई थी बैक्टीरिया की। फिर क्या कि अगेंस्ट द फ्लो ऑफ यूरिन बैक्टीरिया ने ऊपर की तरफ मूव करना था और ऊपर की तरफ मूव करके फिर उसने रीनल पेल्विस तक पहुँच के इन्फेक्शन कर देना था। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ असेंडिंग इन्फेक्शन, या फिर हम कह लें कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ द असेंडिंग इन्फेक्शन। इससे पहले हमें एक बात समझने की कोशिश करनी चाहिए, एक बात का पता होना चाहिए कि वो फैक्टर्स कौन से हैं जो असेंडिंग इन्फेक्शन जो है वो नहीं होने देते, ठीक है। तो उसमें तो एक बात ये आ जाती है कि जो यूरिन है वो स्ट्राइल होता है और उसका एंटी माइक्रोबियल एक्शन होता है, ठीक है। कि जो बैक्टीरिया है उसको किल करता है या उसकी ग्रोथ नहीं होने देता हमारा यूरिन। दूसरी जो चीज़ है इसमें हमारे पास ये आती है कि जो यूरिन का फ्लो हो रहा होता है मुसलसल, जो यूरिन की फ्लशिंग हो रही होती है, पहले
किडनी से लेकर फिर यूरेटर में, फिर यूरेनियन ब्लेडर से, फिर यूरेनियन ब्लेडर से यूरेथ्रा के बाहर निकल जाता है। ये जो फ्लशिंग हो रही होती है बार बार यूरिन की, ये बैक्टीरिया को वॉश आउट करता रहता है हमारी बॉडी से, ठीक है। तो अगर यूरिन की फ्लशिंग में, यूरिनरी आउटफ्लो में किसी भी तरह की रुकावट आई, देन इट कैन लीड टू द असेंडिंग इन्फेक्शन इन द केस ऑफ एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। अब एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस की केस में असेंडिंग जो इन्फेक्शन होता है उसकी सबसे पहली कॉज जो है डेट इज इंस्ट्रूमेंटेशन अगर हुई है यूरेथ्रा की किसी भी तरह की, कि या तो कैथेटराइजेशन हुई है या सिस्टोस्कोपी हुई है। दूसरा जो है जेंडर रिलेटेड फैक्टर होते हैं कि फीमेल्स जो है उसमें यूरेथ्रा शॉर्ट होता है, तो यूरेथ्रा जो है इट लाइज इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द रेक्टम, ठीक। और दूसरी बात ये कि क्योंकि यूरेथ्रा शॉर्ट होता है तो उसकी वजह से यूरेथ्रा का ट्रॉमा भी हो सकता है, और यूरेथ्रा में कोलोनाइजेशन जो है इन द केस ऑफ फीमेल वो ज़्यादा रैपिड होती है। सो फीमेल डेवलप द एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस मोर रैपिडली एज कम्पेयर टू द मेल कम्युनिटी। दूसरी जो चीज़ हम इसमें देखते हैं वो है यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन या स्टेसिस। वही बात आ गई कि फ्लशिंग मैकेनिज्म जो है, जो यूरिन ऊपर से लेकर नीचे की तरफ आना है और बैक्टीरिया को वॉश आउट करना है, अगर उसमें किसी भी तरह की रुकावट आ जाए तो फिर यूरिन जो है वो बाहर नहीं निकलेगा और यूरिन की स्टेसिस हो जाएगी। यूरिन की स्टेसिस हो जाएगी एंड इट कैन लीड टू द असेंडिंग इन्फेक्शन, ठीक है। तो अब हम वो कंडीशंस देखते हैं दैट कैन लीड टू द स्टेसिस ऑफ द यूरिन या यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। पहले हम देखते हैं इन द केस ऑफ B9 प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। सो मेल्स के केस में क्या होता है कि B9 प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की कंडीशन डेवलप होती है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, इन द केस ऑफ मेल ये प्रोस्टेट ग्लैंड नॉर्मल है और ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं इन साइज़, क्योंकि इसमें हाइपरप्लेजिया हो रहा है। और क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं इन द साइज़, तो बीच में ये जो यूरेथ्रा है उसकी कंप्रेशन हो जाएगी। और अगर यूरेथ्रा की कंप्रेशन हो जाएगी तो यूरिनरी ब्लेडर से लेकर इनटू द यूरेथ्रा जो है और यूरिन का आउटफ्लो नहीं हो सकेगा, और अगर यूरिन का आउटफ्लो नहीं हो सकेगा इट वुड रिजल्ट इन द स्टेसिस ऑफ द यूरिन, ठीक है। इट वुड रिजल्ट इन द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरिन, ठीक है। और अगर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन हो जाएगी इट वुड फैसिलिटेट असेंडिंग इन्फेक्शन के बैक्टीरिया जो है अब इजीली उसकी वॉश आउट नहीं होगा और इजीली वो नीचे से लेकर ऊपर की तरफ चला जाएगा एंड इट वुड रिजल्ट इन द इन्फेक्शन ऑफ द रीनल पेल्विस एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। तो अगली रीज़न जो है ऑफ द यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन दैट इज़ यूट्राइन प्रोलैप्स। अब यूट्राइन प्रोलैप्स एक ऐसी कंडीशन है कि जो लिगामेंट्स हैं, जो मसल्स हैं और पेल्विक फ्लोर वो वीक हो जाते हैं और वो यूट्रस को प्रॉपर्ली होल्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो यूट्रस है वो ऊपर की तरफ होता है, थोड़ा अपनी नॉर्मल पोजीशन की तरफ होता है। और अगर इसका सपोर्ट जो मुतासिर हो जाएगा, या जो लिगामेंट हैं यूट्रस के, जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं वो प्रॉपर्ली यूट्रस को उसकी पोजीशन पे मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो यूट्रस जो है वो प्रोलैप्स हो जाएगा। प्रोलैप्स मतलब कि बाहर निकल आना है, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है, और नीचे की तरफ से इसका प्रोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। अब यूट्रस जो है वो अपनी ऊपर वाली पोजीशन से लेकर नीचे वाली पोजीशन पे आ गया, तो नीचे तो यूरिनरी ब्लेडर के हमारे पास यूरेथ्रा भी है, ठीक है। तो क्या होगा, कंप्रेशन होगी यूरेथ्रा की, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी फ्लो होगा एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी फ्लो लीड्स टू द स्टेसिस ऑफ यूरिन। सेम अकर्स इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी। कि प्रेगनेंसी में क्या होता है, क्योंकि फीटस जो है वो यूट्रस में मौजूद होता है तो यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, और यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ होता है तो इसे आगे यूरिनरी ब्लेडर और यूरेथ्रा है, और यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से यूरेथ्रा जो है उसमें जगह कम हो जाती है, उसकी कंप्रेशन हो जाती है, ठीक है, विच रिजल्ट्स इन द ऑब्स्ट्रक्शन टू द यूरिनरी आउटफ्लो एंड द डेवलपमेंट ऑफ द असेंडिंग इन्फेक्शन इन द केस ऑफ द एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। अगली जो कॉज है फॉर द स्टेसिस ऑफ द यूरिन इन द यूरिनरी ब्लेडर दैट इज़ न्यूरोजेनिक ब्लेडर डिसफंक्शन, ठीक है। तो न्यूरोजेनिक ब्लेडर डिसफंक्शन के केस में क्या होता है कि जो ब्रेन से सिग्नल्स जाने होते हैं टू द यूरिनरी ब्लेडर, और इसके अलावा जो स्पाइनल सिग्नल्स जाने होते हैं टू द यूरिनरी ब्लेडर, ये कनेक्शन बिटवीन द CNS एंड बिटवीन द यूरिनरी सिस्टम जो है वो ब्लॉक हो जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा तो प्रॉपर मैच्योरेशन रिफ्लेक्स नहीं होगा, प्रॉपर मैच्योरेशन नहीं होगी तो प्रॉपर एम्प्टिंग ऑफ यूरिनरी ब्लेडर नहीं होगी, रिजल्टिंग इन द स्टेसिस ऑफ द यूरिन इन द यूरिनरी ब्लेडर एंड डेवलपमेंट ऑफ an ascending infection in the case of acute pyelonephritis। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन हो गई। अब अगली जो कॉजेटिव फैक्टर है इन द केस ऑफ असेंडिंग इन्फेक्शन दैट इज कंटामिनेशन ऑफ यूरिन इन द यूरिनरी ब्लेडर, ठीक है, कंटामिनेटेड यूरिन, ठीक है। अगली जो कॉज है दैट इज वेसिको-यूरेट्रल रिफ्लेक्स। Now, what is vesico-ureteral reflex? Vesico is a term used for the urinary bladder. Urethro for the ureter. Reflex मतलब कि reflux मतलब कि एक चीज़ का नीचे से लेकर ऊपर तक जाना, ठीक है, कि यूरिन का वापस जाना फ्रॉम द यूरिनरी ब्लेडर टू द
यूरेटर, दैट इज समथिंग नोन एज वेसिकोयूरेटरल रिफ्लेक्स। और ऑब्वियसली वेसिकोयूरेटरल रिफ्लेक्स जो है असेंडिंग ऑफ बैक्टीरिया जो है उसको फैसिलिटेट करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया नहीं तो नीचे से लेकर ऊपर तक आ जाए, तो अगर वेसिकोयूरेटरल रिफ्लेक्स की वजह से बैक्टीरिया को पुश मिल जाएगा तो वो ज़्यादा आसानी से रीनल पेल्विस तक पहुंच सकेगा एंड इट कैन कोज द एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, अब वेसिकोयूरेटरल रिफ्लेक्स होता क्या है? तो वेसिकोयूरेटरल रिफ्लेक्स जो है बिटवीन द यूरिनरी ब्लेडर एंड बिटवीन द यूरेटर हमारे पास ओरफाइस होता है, दैट इज नोन एज वेसिकोयूरेटरल ओरफाइस। ठीक है, और वेसिकोयूरेटरल ओरफाइस का क्या फंक्शन होता है कि वो रिफ्लक्स जो है ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लेडर टू द यूरेटर ना होने दे। ठीक है, दूसरी जो चीज़ हमने यहाँ पे देखी यूरेट्रोवेसिकल वेल्व। ठीक है, यूरेट्रोवेसिकल वेल्व का भी फंक्शन ये होता है कि ये रिफ्लक्स जो है कि यूरिन का फ्लो जो है यूरिनरी ब्लेडर से टूवर्ड्स द यूरेटर एंड देन टूवर्ड्स द किडनी उसको रोक सके। ठीक है, तो इनकॉम्पिटेंस अगर हो जाए यूरेट्रोवेसिकल वेल्व की, इट कैन रिजल्ट इन द वेसिकोयूरेटरल ओरफाइस एंड रिजल्टिंग इन द एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। So up till now we discuss about the pathology of acute pyelonephritis। बाकी मॉर्फोलॉजी और इसके क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो इसी वीडियो के पार्ट 2 में एक्सप्लेन किए जाएंगे। होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।